आता जो आपण टॉपिक पाहणार आहोत तो आहे रायटिंग स्किल म्हणजे उपयोजित लेखन. प्रश्न 4 आपण व्याकरण भाषाभ्यास शिकलो. आता हा पुढचा प्रश्न 5. याच्यामध्ये उपयोजित लेखनमध्ये बरेच प्रकार आहेत. हा जो प्रश्न आहे हा तुमच्या प्रश्नपत्रिकेतला शेवटचा प्रश्न आहे, निबंध लेखन. आणि हा इतका महत्त्वाचा आहे खरं म्हणजे, कारण याला सगळ्यात जास्त गुण दिले जातात. पण दुर्दैव असं की तुम्ही मुलं नेमका हा जो प्रश्न आहे या प्रश्नाला जितका वेळ द्यायला हवा तितका वेळ देत नाही, किंवा जितकं महत्त्व द्यायला हवं तितकं महत्त्व या प्रश्नाला देत नाही. कारण सगळ्यात जास्त गुण असल्यामुळे अपेक्षा पण जास्त गुणांची केली जाते. म्हणजे परीक्षक जो असतो त्याची अपेक्षा असते की जर माझ्या एका विषयाला मी जर 8 किंवा 10 गुण देत असेल तर त्या विद्यार्थ्याचं लिखाण एखाद्या विषयाविषयी तितकंच दर्जेदार असलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही किती तो मोठा एसे लिहिला, आपने कितना बड़ा एसे लिखा, वो मायने नहीं रखता. आपकी क्वालिटी एसे की क्या है वो मायने रखती है. ये जो क्वेश्चन है ये आखिरी क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा गुण दिए जाते हैं, और परीक्षक ये चाहता है कि ये दिए गए सब्जेक्ट को आप अच्छे से लिख पाए. अभी ये निबंध ये जो है ये क्वेश्चन पत्रिका में या प्रश्न पत्रिका में क्यों दिया गया है. बच्चे भी ये सवाल पूछते कि क्या ज़रूरत है ये सारे टॉपिक देने की. निबंध हा जो दिला जातो तुम्हाला, तो तुम्ही शिकत असलेल्या भाषेला समजून घेण्यासाठी हा निबंध दिलेला असतो. कारण तुम्ही जेव्हा एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर लिहिता, आपको जो लेसन या जो पोएम्स होते हैं सिलेबस में, आप जब उसके आंसर्स लिखते हो तब वो आंसर्स को आप समझते हो. कुछ बच्चे थोड़ा सा लर्न करते हैं और वो आंसर्स लिख पाते हैं. लेकिन निबंध में आप कितने निबंध लर्न करोगे, या क्या आपको पता होता है कि आपको कौन सा निबंध आएगा. आपको प्रकार मालूम है, वर्णनात्मक है, कल्पना विस्तार या कल्पनात्मक है, या आत्मकथा पर है. लेकिन ये सारे टॉपिक्स में आपको कौन सा विषय दिया जाएगा कि जिसकी आप प्रैक्टिस करो और जाकर निबंध लिखो. तो निबंध एक ऐसा प्रकार है जिसको आप उस विषय को समझो, और आपको जिस भाषा का ज्ञान अच्छे से है उस भाषा के ऐसे कई सारे नियम होते हैं जिसे आप समझो और फिर उन नियमों का इस्तेमाल या प्रयोग करो आपके निबंध लिखते वक्त. हमारे 10वीं कक्षा में निबंध जो है वो 3 प्रकार के आते हैं. एक होता है वर्णनात्मक निबंध. वर्णनात्मक निबंध म्हणजे एखादी व्यक्ती, एखादा प्रसंग, एखादं ठिकाण म्हणजे स्थान, या सर्व गोष्टींचं हुबेहूब निरीक्षण करून शब्दांमध्ये मांडणी करणं. अभी इसको अगर समझना है कि वर्णनात्मक निबंध का मतलब वर्णन. आप किसी व्यक्ति का वर्णन लिखो, या किसी जगह या किसी घटना को आप जब देखते हो तो उस घटना को देखने के बाद वो घटना किस तरह से घटी. कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का बाह्य रूप वो कैसे दिखता है, या फिर उसका आंतरिक रूप वो किस तरह से बिहेव करता है, यानी उसका व्यक्ति चित्रण. या एक ऐसी जगह जहाँ पे आप गए हो और वहाँ पे आपने कौन कौन से अनुभव लिए. ये सारी विषय या इतने सारे विषयों पर जब आप लिखते हो तब उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं. यानी दिए गए विषय का हुबेहूब जैसे देखा वैसे उसका वर्णन करना, यानी वर्णनात्मक निबंध. दूसरा जो होता है वो होता है कल्पनात्मक, किंवा त्याला कल्पना विस्तार पण म्हणतात. अगर मैं इसको समझाऊं तो इसे इमेजिनरी ऐसे कहा जाता है. कल्पना, आप कल्पना करते हो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, जर तर, मी असं केलं तर, मी तसं केलं तर, यानी जिसमें तर होता है. तर, ये तर क्या है. तर म्हणजे मी पंतप्रधान झालो तर, मला पंख आले तर, मी पक्षी झालो तर, मी शिक्षक झालो तर, किंवा
फळा बोलू लागला तर, चलनी असलेलं नाणं रडू लागलं तर, जर तर, ये ऐसे टॉपिक है जिसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो. ऐसा विषय कि आप कल्पना करो कि वैसा हुआ तो. मी पक्षी झालो तर, यानी अगर मैं पंछी बन गया तो आप इमेजिन करो कि पंछी बनने के बाद आप क्या करोगे, किस तरह के अनुभव आप ले लोगे, कैसे आप एक पंछी बनकर दुनिया को देखोगे. ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आपको जैसे जैसे आपको वीडियोस आप सुनोगे, देखोगे, जानोगे, तो आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने के लिए दिए जाएंगे. तीसरा जो प्रकार होता है वो है आत्मकथन किंवा आपण त्याला म्हणतो आत्मकथा. आता आत्मकथन, आत्म यानी खुद, आत्मा, अपने बारे में, जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी, यानी हम खुद अपने बारे में कहते हैं. फिर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी करूँ या मैं अपनी आत्मकथा बताऊँ तो मैं अपने बारे में आपके साथ बात करूँगी. या फिर आपको कोई घटक दिया जाता है, ये घटक या तो पिक्चर के मार्फत आपको दिया जाता है पेपर में, जैसे कोई पेपर में आपको पिक्चर दिया जाएगा, ऐसे, और आपको पूछा जाएगा की ये दिलेल्या घटकाला अनुसरून आत्मकथा लिहा. आपको आत्मकथा का नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पिक्चर दिया जाएगा. तो आपको पहचानना होता है वो पिक्चर क्या है. अगर मैं ये पहचानूं की ये मेरी घडी आहे, मराठीमध्ये त्याला घड्याळ म्हणतात, म्हणजे मला कोणाचं आत्मवृत्त लिहायचं आहे, तर मला घड्याळाचं आत्मवृत्त लिहायचं आहे. आत्मवृत्त किंवा आत्मकथा. या फिर मुझे कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, एक शब्द दिया जाता है घड्याळाचं आत्मवृत्त, और फिर इससे अलग अलग एरोज में कुछ वर्ड दिए जाते हैं. फिर इसमें क्या होगा, तो एक होगा घड़ी का जन्म, फिर उसका आगे जाके जीवन किस तरह से उसने बिताया, क्या इस जीवन में वो सुखी था, म्हणजे सुखाचे क्षण, इस पे आप कुछ लाइनें लिख सकते हो. या फिर त्याला त्याच्या आयुष्यामध्ये जाणवलेलं दुःख, मग त्याचं उर्वरित आयुष्य यानी बची हुई जो उसकी जिंदगी थी उसके बारे में आपको लिखना है. आणि शेवटचं खंत. मला जर हे नियम सगळे मला जर मुद्दे दिले आणि माझ्या या मुद्द्यामध्ये शेवटचा जर शब्द खंत असेल तर माझ्या आत्मकथेचा शेवट हा दुःखमय झाला पाहिजे. कारण माझा पॉइंट आहे खंत, यानी किसी एक चीज़ की चिंता में आदमी कोई चीज़ सुख कैसे बता सकती है या आनंदित कैसे हो सकता है. तो ये खंत शब्द से मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे ऐसे का एंड जो है वो दुखमय होना चाहिए. यहाँ पे अगर कोई दूसरा वर्ड होगा तो वो उस तरह से आपका जो विषय रहेगा उसका आखिर यानी शेवट जो होगा वो आप वैसे कर सकते हो. तो वर्णनात्मक निबंध जो है उसमें आप कई सारे टॉपिक हैं, जैसे एक है माझे बाबा, यानी एक व्यक्ति चित्रण झालं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कल्पनात्मक निबंधामध्ये आपण मी पक्षी झालो तर, आणि आत्मकथन किंवा आत्मकथामध्ये घड्याळाचा आत्मवृत्त, या पद्धतीचे आपण विषय बघूया.